नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। हम गुप्तकाल पढ़ रहे थे। गुप्तकाल में कल हम सामाजिक जो व्यवस्था है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। बाकी का जो बचा हुआ टॉपिक है, जैसे धार्मिक है, कला संस्कृति है, कला स्थापत्य है, मंदिर स्थापत्य है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, उनके बारे में हम आज ही चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक जीवन की। कल अपने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। सामाजिक जीवन, देखो सामाजिक जीवन जो था वो पितृसत्तात्मक था। संयुक्त परिवार थे। वर्तमान समय की तरह एकल परिवार नहीं थे, संयुक्त परिवार थे। पिता जो था वो मुख्य था, है ना। पिता की मृत्यु होने के बाद में भाई जो बड़ा भाई जो होता था वो परिवार का मुखिया होता था। संयुक्त परिवार प्रथा थी। इसके अलावा जाति प्रथा का प्रचलन था। जाति प्रथा जो थी, जाति प्रथा का प्रचलन था। जाति प्रथा का प्रचलन था। जातियां चार हो गई ना अपने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों हम वैदिक काल में इनकी चर्चा कर चुके हैं। तो जाति प्रथा जो थी, और जाति प्रथा जो थी वो जन्म आधारित हो गई थी, गुण और कर्म आधारित नहीं थी। वो वैदिक काल में थी। उत्तर वैदिक काल के बाद में हमें जन्म आधारित ही मिलती है। शूद्रों को वार्ता का अधिकार था। शूद्र जो थे उनको बात करने का अधिकार था, को वार्ता का अधिकार था। इसके अलावा प्रमुख बातों में है कि अस्पृश्यता थी, भाई साहब, छुआछूत थी। वर्तमान समय की बात करें तो आर्टिकल 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत माना जाता है। उस समय छुआछूत थी, ऊंच नीच थी। वर्ण संकर जो जातियां थी, वो नगर के बाहर रहती थी। उनको नगर के बाहर रहना पड़ता था, या उनको नगर के अंदर प्रवेश नहीं था, नगर के बाहर थे। वर्ण संकर जातियां जान गए, बताया था, गांव के बाहर रहते थे या नगर के बाहर रहते थे। ठीक है। इसके अलावा महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। महिलाओं की, और वेश्य जो होते हैं, महाजन होते हैं, वेश्यों के जीवन में गिरावट आई। इंपॉर्टेंट लाइन है भाई ये, गिरावट आई। वहीं शूद्रों के जीवन में सुधार हुआ। यहाँ तक हम पहले पढ़ रहे थे कि शूद्रों का जो जीवन था उनमें गिरावट रहती थी। यहाँ शूद्रों के जीवन में सुधार होता है। और यहाँ जो वेश्याओं के जीवन में, वेश्य जो महाजन होते हैं ना, जो व्यापार वणिक वर्ग से संबंधित होते हैं, उनके जीवन में गिरावट आती है। ठीक है। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार कम था। महिलाओं को शिक्षा का जो अधिकार था, देखो वैदिक काल जो है आपका, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति जो थी वो बेटर थी।
बहुत अच्छी थी। इसके बाद में निरंतर, लगातार, मुसलसल, है ना, निरंतर गिरावट आती है। मौर्य, मौर्यों के बाद में इसमें, है ना, तो बाद में ये वैदिक काल के बाद में निरंतर महिलाओं की जो स्थिति होती है इसमें गिरावटें आती है। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार कम था। उदाहरण के लिए हमें मिलता है कि महिला और शूद्र जो है, शूद्रों को संस्कृत के स्थान पर, क्योंकि संस्कृत राजभाषा थी, हम चर्चा कर चुके हैं, संस्कृत सबसे अच्छी भाषाओं में मानी जाती थी उस समय, संस्कृत के स्थान पर प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे और सभी संस्कृत बोलते थे। लेकिन महिला और जो शूद्र थे उनको संस्कृत पे बैन था, उनको प्राकृत भाषा जो थी वो बोलना पड़ता था। ठीक है, और इसके बाद में विधवा विवाह को बुरा माने जाने लगा। विधवा जो विवाह है को बुरा माने जाने लगा। सती प्रथा, वह बाल विवाह है, प्रचलन में था। सती प्रथा और बाल विवाह जो था वो प्रचलन में था। सती प्रथा की हमने बात की थी कि इसकी जानकारी हमें मिलती है 510 के एरण अभिलेख में, और ये किसके समय का होता है? भानुगुप्त के समय का होता है। सेनापति होता है इसका गोपराज, इसकी पत्नी सती होती है, और सेनापति गोपराज जिस युद्ध में मारा जाता है, इस युद्ध को H.C. रायचौधरी जो है स्वतंत्रता संग्राम की व्याख्या की है। स्वतंत्रता संग्राम। आधुनिक अपने राजस्थान की अगर बात करते हैं तो 1988 में अंतिम रूप से सती हुई थी रूप कंवर, जो सीकर जिले के श्रीमाधोपुर तहसील का एक गांव है, दिवराड़ा। ये सती हुई थी अंतिम रूप से 1988 ईस्वी की बात है। सेकंड ग्रेड में जब सोशोलॉजी या समाजशास्त्र हम पढ़ते हैं उस समय इसका उल्लेख जरूर आता है कि अंतिम रूप से जो, या राजस्थान कला संस्कृति की हम उस समय बात करते हैं तो उसमें आता है कि अंतिम रूप से राजस्थान में सती कब हुई थी, तो रूप कंवर जो थी वो हुई थी 1988 में सीकर जिले के श्रीमाधोपुर तहसील के दिवराड़ा गांव की बात है। ये 510 के एरण अभिलेख में हमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, और बाल विवाह जो था वो प्रचलन में था। ये बुराइयां थी, सती प्रथा, बाल विवाह है ना, ये सामाजिक बुराइयां थी भाई। इस समय आपद धर्म का
आपत धर्म की अवधारणा हुई। किस समय ये पूछ लेते हैं तो गुप्त काल में हुआ था। पर्दा प्रथा का प्रचलन था, ये भी एक सामाजिक बुराई थी। तो पर्दा प्रथा का प्रचलन था। ठीक है। मृच्छकटिकम एक नाटक है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। मृच्छकटिकम शूद्रक का नाटक है। इसका हीरो जो है, नायक जो है ना, गजनी का आमिर खान है ना। ये चारुदत्त जो है, वो चारुदत्त जो है वह व्यापार करता था। कल भी हमने चर्चा की थी, व्यापार वाणिज्य करता था। ये गजनी का आमिर खान है भाई। ये क्यों है गजनी का आमिर खान, ये हम चर्चा करेंगे अभी जब साहित्य पढ़ेंगे उस समय। व्यापार वाणिज्य करता था। जो चारुदत्त जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण था ये, क्योंकि ब्राह्मणों का ये काम नहीं था। और जो ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय का अगर कोई कार्य करता है तो वो ब्रह्म क्षत्र कहलाता था। इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। ये मृच्छकटिकम का जो नायक है, हीरो है, चारुदत्त है, ये व्यापार वाणिज्य करता था। ठीक है। ब्राह्मण था, ब्राह्मणों को व्यापार करने का अधिकार नहीं था। तो क्षेत्रीय या शूद्र आपका वेश्यों का कार्य, वेश्य का कार्य करता था। ठीक है। चीनी यात्री ये कहता है, चीनी यात्री वैनसांग ये कहता है, चीनी यात्री वैनसांग ये कहता है कि साहब सिंध, कच्छ और मालवा, सिंध अंडरलाइन कर लेना भाई, कच्छ और मालवा के जो शासक थे वो शूद्र थे। सिंध, कच्छ गुजरात का कच्छ, मालवा एमपी, सिंध पाकिस्तान वर्तमान है ना, के शासक जो थे वो शूद्र थे। ये बात कहता है आपका वैनसांग। इसके अलावा वेश्यावृत्ति थी। बुढ़ी जो वेश्याओं को कुटीन कहा जाता था और सामाजिक बुराई भी ये एक मानी जाती है वेश्यावृत्ति। लिखिएगा। इंदौर ताम्रपत्र के अनुसार इंदौर ताम्रपत्र के अनुसार क्षेत्रीय क्या करते थे? वैसे क्षेत्रियों का क्या कार्य था? घोड़े का व्यापार करते थे। युद्ध का कार्य था वैसे तो, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रीय जो है वो घोड़े का व्यापार करते थे। किसमें ये बात हमें मिलती है? इंदौर ताम्रपत्र में मिलती है कि क्षेत्रीय जो है वो घोड़े का व्यापार करते थे। गुप्त काल में कलिवज्यों की अवधारणा विकसित हुई। गुप्त काल में कलिवज्यों की अवधारणा विकसित हुई। इसके अलावा गुप्त काल में वेश्यावृत्ति का प्रचलन था। इस काल में वेश्यावृत्ति का प्रचलन था। बुढ़ी जो वेश्याएं होती थी, ये ध्यान में रखना भी, कुटीन कहा जाता था।
कहा जाता था। बुढ़ी जो वेश्याएं थी उनको कुटीन कहा जाता था। कुटीनी या कुटीन, कुटीनी कर लो चाहे कुटीन कर लो, कुटीनी कहा जाता था। मृच्छकटिकम में इसकी निंदा की गई है वेश्यावृत्ति की। मृच्छकटिकम में शूद्रक का जो नाटक है मृच्छकटिकम में किसकी निंदा की गई है? वेश्यावृत्ति की निंदा की है। निंदा की गई है। इस काल में वेश्यावृत्ति का प्रचलन था। मृच्छकटिकम में इसकी निंदा की गई है। बुढ़ी जो वेश्याएं थी उनको कुटीनी कहा जाता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेश्यों की। वो बात हमने कर चुके थे। याज्ञवल्क्य की एक बात कहते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि महिलाओं का विवाह है, इसका उपनयन था। जनेऊ जो होती थी महिलाओं का विवाह ही उपनयन था। महिलाओं का विवाह, महिला का विवाह ही उपनयन था, इसीलिए इसे वेदाध्ययन यानी शिक्षा, वेदाध्ययन या शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। अभी हमने पढ़ा था शिक्षा कम दी जाती थी और ये संस्कृत के स्थान पर प्राकृत बोलती थी। ये बात भी हमने की। याज्ञवल्क्य ये कहता है कि महिलाओं का विवाह ही उपनयन था, इसलिए इसे वेदाध्ययन या शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। ये बात आप लिख लेना। ये पूछ लिया गया है एक बार कि ये बात किसने कही थी, तो याज्ञवल्क्य जो थे, है ना, उन्होंने ये बात कही थी। याज्ञवल्क्य स्त्रीधन की भी व्याख्या करता है। अब देखो इस काल में एक जाति आती है। वर्तमान समय में वो जाति माथुर है ना। जनरल कास्ट की एक ऐसी जाति है वर्तमान समय में जो उस समय गुप्त काल में उसका उल्लेख मिलता है, और ये ब्राह्मणों का कोपभाजन बनी थी। ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए थे क्योंकि शिक्षा का जो कार्य था वो इन्हीं के पास था, ब्राह्मणों के पास था, और ये ब्राह्मणों की वाट लगा देते हैं। पेशेवर लेखक कायस्थ जो है, इसके बारे में आरएस में और अन्य जो परीक्षाएं हैं उसमें काफ़ी बार पूछा गया है। ब्राह्मणों के लिए बुरे दिन देखने पड़ते हैं, ये मान के चलो, क्योंकि लिखा पढ़ी का कार्य जो है वो यही करते हैं। मैंने एक उपन्यास पढ़ी थी, अगर कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर पढ़ना। तो उसमें उस हिसाब से दिल्ली खुशवंत सिंह की है। दिल्ली लगभग उसमें जो आपका मध्यकाल है और आधुनिक काल है, इसके बारे में चर्चा मिलती है। ये खुशवंत सिंह की है। ये पूछा भी गया कि एक बार ये दिल्ली किसकी है। पुस्तक खुशवंत सिंह की पुस्तक है, ये का उपन्यास है, ये नोवेल है। इसमें पढ़ा था कि ये जो कायस्थ थे ये आधे हिंदू आधे मुसलमान की तरह रहते थे। तो ये जो कायस्थ जो थे, इनके बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। गुप्त युग में कायस्थ एक वर्ग था। गुप्त युग में कायस्थ एक वर्ग था, जाति नहीं। इस समय ये जाति नहीं थी, एक वर्ग था कायस्थ। पेशेवर लेखक थे। कायस्थों के उद्भव से
मैंने बताया था अभी कायस्थों के उद्भव से ब्राह्मणों का या ब्राह्मणों को कोप भाजन बनना पड़ा या ब्राह्मण प्रभावित हुए, ब्राह्मण प्रभावित हुए क्योंकि इन्होंने ब्राह्मण लेखकों के एकाधिकार को प्रभावित किया, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मण लेखकों के एकाधिकार को प्रभावित किया। ठीक है। कायस्थों का वर्णन एक वर्ग का अर्थ यही होता है, वर्ग हो गया ना, पेशेवर लेखक। कायस्थों का वर्णन एक वर्ग के रूप में सर्वप्रथम, एक वर्ग के रूप में उल्लेख हमें मिलता है सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य की स्मृति में। ये इंपॉर्टेंट है भी, कि एक वर्ग के रूप में या पेशेवर लेखक के रूप में कायस्थ का उल्लेख हमें किस में मिलता है, याज्ञवल्क्य के स्मृति में। लेकिन एक जाति के रूप में इनका पहला वर्णन, एक जाति के रूप में इनका वर्णन हमें मिलता है गुप्तों के बाद में, गुप्तोत्तर काल में। ओसनम स्मृति में। ये इंपॉर्टेंट है अभी, ये एसएससी का यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो ओसनम याज्ञवल्क्य और कायस्थों का उल्लेख मुद्रा राक्षस नाटक में भी है। मुद्रा राक्षस नाटक में भी है। इसके अलावा गुप्त अभिलेखों में इन्हें प्रथम कायस्थ कहा गया है। गुप्त अभिलेखों में इन्हें प्रथम कायस्थ शब्द का उल्लेख, गुप्त अभिलेखों में प्रथम कायस्थ शब्द का उल्लेख, प्रथम कायस्थ शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है। पहली बार मिलता है। ये देखो, आप एक बार कायस्थ के बारे में थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि भी लगातार काफ़ी लाइनें आ गई, तो आप एक बार रिवाइज आप इसका कर लीजिएगा। कायस्थ, गुप्त युग में कायस्थ एक वर्ग था, जाति नहीं। ठीक है। एक वर्ग के रूप में हमें सबसे पहला उल्लेख मिलता है याज्ञवल्क्य की स्मृति में। एक जाति के रूप में मिलता हमें गुप्तोत्तर काल में ओसनम स्मृति में। ये इंपॉर्टेंट है भाई,
ये इम्पोर्टेंट है। कायस्थों का उल्लेख हमें मुद्रा राक्षस नाटक में मिलता है और गुप्त अभिलेखों में हमें प्रथम कायस्थ शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है। ये बातें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब 2-4 बातें और है सामाजिक जीवन की, तो हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। मानवीय गोत्र मानवीय जो गोत्र है के मयूर शर्मन एक राजा होते हैं, बहुत गजब के राजा होते हैं। 18 बार सीधा का सीधा प्रश्न पूछते हैं कि प्राचीन काल में सर्वाधिक या 18 अश्वमेध करने वाले राजा कौन थे, तो 18 अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा भी मयूर शर्मन होते हैं। मयूर शर्मन नामक ब्राह्मण ने कांची के, गुप्त काल में हमने पढ़ा था ना, कांची का अंतिम शासक कौन था, क्या था? कांची के पल्लव राजा, कांची के पल्लव राजा के क्षेत्र पर अधिकार कर वनवासी को राजधानी बनाया तथा कदम्ब वंश, ये ध्यान में रखना कि किस वंश की, तो कदम्ब वंश किसको हराया था? कांची के पल्लव राजा के क्षेत्र पर अधिकार कर दिया, यानी उसको हरा दिया था, और कदम वंश के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और इस विजय के उपलक्ष्य में मैंने बताया था, और वैसे भी उन्होंने, मयूर शर्मा ने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में क्या किया था? अपनी विजयों के उपलक्ष्य में 18 बार अश्वमेध यज्ञ किया। 2 बातें दोनों आपको ध्यान में रखनी है। एक तो आपकी अपनी विजयों के उपलक्ष्य में जितनी भी विजय थी उनके उपलक्ष्य में ये 18 बार अश्वमेध करवाता है, तो ये तो तय है किसने काफ़ी विजय की थी भाई, 18 बार अश्वमेध करवाया है। तो दूसरा किसमें हमें ये जानकारी मिलती है, तो मानवीय गोत्र में मिलती है। राजा होता है मयूर शर्मन और ब्राह्मण कांची के पल्लव राजा को के अधिकार कर वनवासी को राजधानी बनाता है। वंश की अगर बात आती है, सबसे इम्पोर्टेंट है वंश, तो कदम वंश जो है उसकी स्वतंत्र राज्य की स्थापना ये करता है, ठीक है। मनु के अनुसार, मनु ये कहता है सामाजिक जीवन में, मनु ये कहता है कि 10 वर्षीय ब्राह्मण 100 वर्षीय क्षत्रिय से सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि कई जगह क्षत्रिय को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन मनु ये कहता है कि 10 वर्षीय ब्राह्मण 100 वर्षीय क्षत्रिय से सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। ये बात कहता है कौन? मनु कहता है। फिर एक शब्द और लिख लो आप इसके बारे में, सामाजिक जीवन में अंतिम जो है आपका एक शब्द है महत्तर या महत्तार। महत्तर या महत्तार
कई किताबों में आपको महतार मिल जाता है, कईयों में महत्तर मिलता है, तो आप दोनों लिख लो। महत्तर या महतार ये क्या थे? उत्तरी भारत में, ये सीधा का सीधा ही लिख लेना भाई, ये उत्तरी भारत में उत्तरी भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम क्षेत्रों में ग्राम में वृद्ध व मुखिया, वृद्ध व वैसे बूढ़े लोगों को ही मुखिया माना जाता था, तो एज्ड लोगों को ज़्यादा देते थे। आज भी खाप पंचायतें हमें हरियाणा में मिलती है वैसे, हालांकि पंचायतें होती थी मुखिया लोगों का वर्ग, जिसे भू स्थानांतरण की सूचना दी जाती थी। यानी महत्तर या महतार उत्तरी भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम वृद्ध, गांव का मुखिया व गांव का जो वृद्ध होता था, लोगों का एक वर्ग था जिसे भू स्थानांतरण की सूचना दी जाती थी। ठीक है, ये था अपना कुछ महत्वपूर्ण बातें जो सामाजिक जीवन की थी। थोड़ी सी बातें हमने कल कर ली थी और हम आगे की क्लास में धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।